मैं केवल 15 साल का था जब मुझे फोन देखने की इतनी बुरी लत लग गई। एक दिन स्कूल में टिफिन के बाद मैंने कुछ दोस्तों को इधर उधर घूमते देखा और वे क्या कर रहे थे, मुझे उत्सुकता हुई और मैं उनके पास गया। वे कुछ छिपाने की कोशिश करने लगे। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम भी मुझे देखने के लिए क्या कर रहे हो? उनके चेहरे एक पल के लिए चिंता से चमक उठे। फिर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ कहा। मैं तुम्हें एक शर्त पर दिखा सकता हूँ, तुम किसी को बताना मत, अदीब ने गंभीर स्वर में कहा। मैं सोचने लगा कि ये क्या कर रहे हैं जो किसी को बताया नहीं जा सकता। इतने में अदीब की गंभीर आवाज, अगर हो सके तो हाथ पकड़कर वादा करो करना। मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ अदीब के हाथ की ओर बढ़ाया। फिर मैंने वादा किया कि इस बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अदीब ने पीछे से एक फोन निकाला। उस समय हम में से किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं था और स्कूल में फोन लाने पर भी मनाही थी, लेकिन अदीब के पास बहुत पहले से एक स्मार्टफोन था। हर साल वह अपने जन्मदिन पर तरह तरह के तोहफे देते थे, शायद यह फोन भी देते थे। थोड़ी देर बाद अदीब के फोन पर कुछ गंदे वीडियो चलने लगे। उन सभी की आंखों में अजीब भाव और अजीब इशारे थे। मैं आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, क्या ये आदिम हैं? इन्हें देखना पाप है। आप सब यह कैसे देख रहे हैं? पंडितम, शायद आप देखना नहीं चाहते, तुम चाहो तो जा सकते हो, साद ने कहा। साद की बात खत्म होते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मुझे उन पर गुस्सा आने लगा और मैं बिना देर किए वहां से आने लगा। पीछे से अदीब की आवाज, याद है वादा? अगली रात मुझे एक बूंद भी नींद नहीं आई। मुझे अपने पूरे शरीर में तनाव महसूस होने लगा। ऐसा लगा मानो मेरे अंदर का मैं जाग गया हो। अदीब द्वारा दिखाई गई वीडियो क्लिप बार बार उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। अगले दिन स्कूल में मैं हर दिन की तरह पिछली बेंच पर बैठा था। अदीब और कुछ अन्य लोग टिफिन के बाद बाथरूम के पीछे उलझ गए। मुझे पता है वे क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं अपने आप को समझाने लगा। जाते जाते अदीब ने मुझे एक बार आंख मारकर बुलाया, लेकिन मेरा एक अभिन्न अंग मुझे बार बार वहां जाने के लिए खींच रहा है। उस रात मुझे बहुत गंदे और गंदे सपने आते रहे। उस दिन मुझे अपने अंदर एक नया परिवर्तन पता चला। मैं सुबह उठा और देखा कि मेरी पैंट पर कुछ चिपका हुआ है। मुझे एक नई दुनिया का पता चला जो इतने लंबे समय से मेरे अंदर छिपी हुई थी। मैंने किया। अगले दिन टिफिन के दौरान मैं अब बेंच पर नहीं बैठ सका। अपनी अखंडता को भंग करते हुए मैंने कुछ अजीब अज्ञात भावना की पुकार का जवाब दिया और आदिम के अज्ञात दायरे में चला गया। उन्होंने मुझे देखा तो साध ने कहा, पंडितम, शायद साधु क्या सोच रहे थे? अब क्या सोचा? अरे, आपको इन मजेदार चीजों के बारे में संत का भेष धारण करने की जरूरत नहीं है, आपको उनका आनंद लेना है, सामी ने कहा। अरे, क्या आपने शुरू कर दिया है? पोलाटा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अब ठीक है हमारी टीम के पास आया। स्वागत है, अदीब ने। चलिए उसे नया आइटम दिखाते हैं और उसका स्वागत करते हैं, अदीब ने क्या कहा। फिर सब एक साथ हंसे और हम सब एक साथ नई दुनिया में उतर गए। तब से मैं हर दिन आदिवाद के साथ चला गया। कभी कभी मैंने स्कूल या कोचिंग छोड़ दी और अपरिचित भावना के नए दायरे में चला गया। ग्रुप स्टडी के नाम पर हम साथ में एडल्ट फिल्में देखा करते थे। मैं नया सामान लेने के लिए 5-6 किलोमीटर दूर एक दुकान पर जाता था। इस बीच मैंने अपने पिता पर स्मार्टफोन के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और कहा कि अगर मैं स्मार्टफोन नहीं दूंगा तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने फिर भी पैरवी करने की कोशिश की। कभी कभार स्कूल न जाना एक बार नियमित हो गया। मैं पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था और मुझे हमेशा शराबी की तरह चक्कर आते रहते थे और नींद आती रहती थी। मैं परिवार में सबके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। सैकड़ों बंधनों को तोड़ते हुए मैं अपनी माँ और पिता की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाती थी। उस समय मैं अपने लिए असहज महसूस करती थी। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। कभी कभी मुझे खुद से बहुत नफरत होने लगती थी। मैं किसी के साथ कुछ भी साझा नहीं कर सकता था। जिन लोगों के साथ मैं घूमता था उनमें से कई लोग अब मुझे अलग तरह से देखने लगे थे। मैं इस अंधेरी दुनिया में और अधिक डूबने लगा था।
एक वर्ष के बाद वार्षिक परीक्षा में मेरा परिणाम बहुत खराब रहा। नहीं, हम में से बहुत से लोग जो नशे के आदी थे, उनके परिणाम बुरे थे। मैं एक चीज में असफल हो गया, लेकिन मेरा रोल हमेशा टॉप 10 में रहा। रिजल्ट सुनकर मेरे पिता के सिर पर आसमान टूट पड़ा। वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने हेड सर से मुझे प्रमोशन देने की विनती की। हेड सर मुझे एक अच्छे छात्र के रूप में जानते थे। पिताजी का हस्ताक्षर इसलिए लिया जाता था ताकि अगर मैं अगली बार फेल हो जाऊं तो वे कांपते हाथों से सीधे मुझे पदावनत कर सकें। रात को घर आने पर पापा ने मुझसे पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं है। मैं पापा को सच नहीं बता सका। मैंने बस इतना कहा कि पापा, मैं कल से अच्छे से पढ़ाई करूंगा। देखो पिताजी, मुझे साइकिल की मरम्मत से कुछ पैसे मिलते हैं, जो मिलता है उसे आपकी पीठ पर खर्च कर देता हूँ। लेकिन मैं अपनी बात नहीं रख सका। कल से ठीक से पढ़ नहीं पाया। मैं और भी गहरे अंधेरे में डूबता चला गया। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। एक दिन अदीब ने कहा, मैं कब तक सिर्फ शारीरिक भावनाओं को ही ऐसे झेलता रहूंगा, अब मुझे कुछ नया करना होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता। शाम को समीर के तालाब की छत पर बैठक हुई। जगह शांत है। जब तक बहुत जरूरी न हो यहाँ कोई नहीं आता। हम सभी ने एक बड़ी योजना बनाई। पहले तो कुछ लोग इस योजना से असहमत थे, लेकिन आखिर में सभी के चेहरे पर क्रू की मुस्कान आ गई। 7 दिन बाद हमने पड़ोस में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नीतू के साथ न केवल बलात्कार किया बल्कि उसका 1/3 गला भी काट दिया। 5 दिन बाद पुलिस ने शव बरामद किया। हम सब डर जाते हैं। हम सभी ने घर से भागने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही हम पकड़े गए। जब पुलिस मुझे हथकड़ी लगाकर घर से ले जा रही थी तो माँ रोते हुए कह रही थी, मेरा बेटा निर्दोष है, वह इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, और छोटे आदमी ने उसे जाने दिया। पिता ने एक बार आकर पूछा, रतुल तू ही इस हत्या में शामिल है? मैं कुछ नहीं कह सका, बस नीचे देखता रहा। पुलिस मुझे खींच रही है। बारापा आखिरी बार रोते हुए बोले, रतुल बताओ, तुम इस घिनौने कृत्य में शामिल नहीं हो, तुम्हें फंसाया जा रहा है। कहो मेरे भाई, कहो। इस बार भी मैं कुछ नहीं कह सका, बस 2 बूंद आंसू छलक पड़े। पीछे माँ की तेज चीख सुनाई दे रही है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पहले तो मेरी माँ और दादाजी मुझसे मिलने जेल में आते थे। पिताजी भी कभी कभी मुझसे मिलने आते थे। एक दिन जेलर बारापा ने चुपचाप आकर मुझसे पूछा, रतुल क्या तुमने सचमुच यह पाप किया है? जिस बुजुर्ग ने मुझे बचपन से पाला, जिस बुजुर्ग ने कहा कि उसे मेरा मांस पसंद है, वह अपने पैर का मांस मेरे पैरों में देगा, जिस बुजुर्ग ने अपनी ट्यूशन के पैसे से मेरे लिए नए कपड़े खरीदे, मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं एक बलात्कारी हूं, मैं हत्यारा हूं? मैं चुप रहा। बड़ों को समझ नहीं आया। तुमने ये पाप क्यों किया? तुम्हारी वजह से मम्मी पापा रोज लड़ते हैं, माँ रात को नींद में चिल्लाती है, मेरे पापा को सब रेपिस्ट कहते हैं, मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, आस पड़ोस के लोग घर तोड़ने क्यों आ गए, तुमने यह पाप किया। फिर मुझे और कुछ दोस्तों को छोड़कर बाकी लोग कैसे छूट सकते थे? छोटा होने के कारण मैं फांसी से बच गया। मेरे परिवार से कोई भी कभी मिलने नहीं आया। साल के अंत तक बारापा की शादी तय हो गई, लेकिन शादी तब टूट गई जब उन्हें पता चला कि लड़की का छोटा भाई बलात्कारी और हत्यारा है। आधी रात में किसी समय बारापा अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया। काफी खोजबीन के बाद भी पिता नहीं मिला। पिता को पहले से दिल की बीमारी थी। इसने एक बार बड़ा रूप ले लिया। कुछ दिन बाद पापा को दिल का दौरा पड़ा, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मेरे नेक दिल पापा इतना दर्द सहन नहीं कर सके और माँ तो जैसे पागल हो गईं। आस पड़ोस के कई लोगों ने उसे जान से मारने की बात कही और कहा कि उसका बेटा बहुत अच्छा था। मेरे बचपन के दोस्त निजाम मुझे ये बातें बताते थे, उनकी ड्यूटी जेल में थी। एक दिन सुबह जब कौवा कांव कांव कर रहा था तो निजाम ने मुझे आवाज दी। सुबह सुबह कोई भी कैदी नहीं उठा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि बुरी खबर है। मुझे अपना पूरा जीवन एक बुरी खबर की तरह लग रहा था, इसलिए मैं सोचने लगा कि कौन सी नई बुरी खबर आ सकती है। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या माँ को कुछ हो गया है? आपकी माँ शायद अकेले रहने से बहुत डरती हैं। नहीं तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
मैंने निजाम से पूछा, तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता के देश चली गई है, अब उसे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मैं चुप रह गया। आप शायद अपनी माँ की मृत्यु को सहन नहीं कर सके। इतनी देर तक यह दर्द सहने के बाद मेरा मन पत्थर की तरह कठोर हो गया। आंखों से आंसू भी नहीं निकले, लेकिन इस बार पत्थर सा सख्त दिल बर्फ की तरह पिघल गया और फिर आंखों से पानी बहने लगा। जिस तरह मेरी माँ मुझे पकड़ती थी, उसी तरह से निजाम ने मुझे गले लगा लिया। वह एक बच्चा था। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। आज मैं 9 साल बाद जेल से रिहा हुआ हूँ। गांव में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन लोगों की मेरे प्रति नफरत शायद बनी हुई है। इसलिए दिन में आने की हिम्मत नहीं हुई। एक दोस्त की मदद से मैं अपने माता पिता की कब्र पर आ गया। दोस्त अब मुझे बहुत आश्चर्य से देख रहे थे। इतने लंबे समय के बाद दोनों कब्रें लगभग खंडहर हो चुकी हैं। बीच में एक गोल छेद है जो छोटे छोटे पौधों से घिरा हुआ है। आज कब्र के पास खड़े होकर मुझे कुछ ज्यादा ही असहाय महसूस हो रहा था। मेरे माता पिता शायद मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मारा, मैंने 3 लोगों को मार डाला। मैं हत्यारा हूँ, मैं हत्यारा हूँ। मैं चिल्लाने लगा। इस शहर का हर पत्ता जानता है कि मैं हत्यारा हूँ, मैं बलात्कारी हूँ। मुझे यह शहर छोड़ना होगा। बहुत लंबा रास्ता तय करना है, वरना उनकी लापरवाही मुझे धीरे धीरे मार डालेगी। मैं इन सब के बाद भी पुराने दिन वापस जीना चाहता हूँ। पास के आम के पेड़ पर एक उल्लू बोल रहा है। उसके बुलावे से मैं नए शहर के लिए निकल रहा हूँ। नए शहर में सबको पता चल जाएगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। वो मुझे भगा नहीं पाएंगे। मुझे जीवित रहना है।